हेलो एवरीवन। मैं हूं आपका दोस्त पंकज गोदमानी एंड आज हम लोग यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेशन में पैरा समरी जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। नाउ इफ यू टॉक अबाउट पैरा समरी, सी दिस इज वन टॉपिक व्हिच हैज बीन टेस्टेड ऑलमोस्ट always when it comes to VRC section. I don't remember in near history, जहां पे कोई भी एग्जाम में पैरा समरी का कोई क्वेश्चन ना आया हो। इनफैक्ट देयर हैव बीन सम एग्जाम्स वेयर पैरा जंबल वाज नॉट टेस्टेड, लेकिन पैरा समरी एक ऐसा टॉपिक है जो हर बार टेस्ट हुआ ही है। एंड इट्स लाइक 2014-15 से कंटिन्यूसली स्टूडेंट्स को ट्रेन करता आ रहा हूँ, तब से मुझे ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है कंटिन्यूसली अपीयर होता हुआ दिखाई दिया। सो अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात करूं तो यस, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड अगर मैं ease of scoring की बात करूं तो अगेन it is pretty easy. Once you master the ability to eliminate certain types of options, आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा होने वाला है। एंड अगर आपके पास क्वेश्चंस होते हैं तो यू आर एबल टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस विद ऑलमोस्ट 90 to 95% एक्यूरेसी। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ ये होता क्या है। बेसिकली आपके पास एक 100 वर्ड्स तक का एक आर्ग्यूमेंट होता है फॉलोड बाय 4 ऑप्शंस, एंड आपको ढूंढना होता है यहाँ पे समरी। ठीक है। अब इफ आई टॉक अबाउट समरी, तो बेसिकली बहुत सारी चीजें पैसेज में या फिर आर्ग्यूमेंट में डिस्कस हुई होती है। some of those are examples, some of those are premises supporting the opinion of the author, some of them are opinions themselves supporting the main opinion or the primary argument of the author. So आपको ऐसी चीजों को अवॉइड करके एंड यू नीड टू कम अप विद यू नीड टू कम अप विद वन एंड हाफ लाइंस कि ऑथर आखिर कहना क्या चाहता है, राइट? तो यहाँ पे हम एलिमिनेशन को उतना ही डिटेल में डिस्कस करेंगे जितना डिटेल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करें, बिकॉज आइडेंटिफिकेशन ऑफ राइट समरी इन्वॉल्व्स elimination as well. So CAT exam tests ability to condense arguments into one balanced idea, जहां पे जितने भी चीजें डिस्कस की है उसको हम लोग एक वन और वन एंड हाफ सेंटेंसेस में हम लोग उनको कैसे नोट डाउन कर सकते हैं। पैरासमरी डिमांड्स प्रिसिजन, इट्स नॉट पैराफ्रेजिंग। ये पैराफ्रेजिंग बिल्कुल भी नहीं है, राइट? क्यों? क्योंकि कुछ ऑप्शंस ऐसे होंगे जो आपको स्कोप से बाहर लेके जाएंगे, कुछ ऑप्शंस ऐसे होंगे जो अनरिलेटेड चीजों चीजों को भी ऐड कर देंगे। सो हमें ऐसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। गोल इज टू कैप्चर ऑथर सेंट्रल मैसेज, ठीक है, विदाउट डिस्टॉर्शन। सो मैटर क्यों करता है मैंने आपको बताया, इट्स ऑलमोस्ट ऑलवेज टेस्टेड। नियर हिस्ट्री में मुझे तो कोई ऐसा एग्जाम याद नहीं है जहां पे ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो टेस्ट नहीं हुआ हो। मैंने ऑलमोस्ट ऑलवेज इसलिए लिखा क्योंकि हो सकता है कि पहले के टाइम में ये टॉपिक शायद टेस्ट ना हुआ हो। 2015 ऑनवर्ड्स में कंटिन्यूसली देखते आ रहा हूँ, ऐसा कोई भी कैट एग्जाम मेरे को नहीं दिखा जहां पे पैरा समरी वाज नॉट टेस्टेड, राइट? High accuracy potential with structured approach. If your approach is structured, so basically a high scoring topic hota hai, and obviously it adds to your VA percentile, which ultimately adds to your overall percentile, right? So यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमें करना क्या है। So you need to identify author's primary idea or the central message that he's trying to deliver. Ask if this paragraph could say only one thing, what would it be? अगर केवल एक ही सेंटेंस में इस पैराग्राफ को कुछ कहना होता तो वो क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन मस्ट रिफ्लेक्ट द सेंट्रल क्लेम। मोर ओवर, अगर सेंट्रल क्लेम के दो एस्पेक्ट्स है तो वो दोनों एस्पेक्ट्स भी वहां पे आने चाहिए। सो बेसिकली कोई एग्जाम्पल या फिर कोई एक पर्टिकुलर साइड आप वहां पे नहीं लिखोगे। ये जो जो रूल्स मैं आपको बता रहा हूँ ये बेसिकली यही रूल्स जो है आगे जाके एलिमिनेटर्स भी बनेंगे। देयर मे बी सम ऑप्शंस जहाँ पे एक ही साइड को बता रखा है, देयर मे बी सम ऑप्शंस जहाँ पे कोई नई इंफॉर्मेशन आ गई। सो इनको आप ध्यान से समझिएगा। बी वेयर ऑफ ऑप्शंस दैट जूम इन ऑन अ डिटेल, एक पर्टिकुलर डिटेल पे ही उसने फोकस कर लिया बट इट फॉरगॉट टू फोकस ऑन द मैसेज, सो दैट्स नॉट गोइंग टू बी योर आंसर। वॉच बाउंड्री वर्ड्स। बाउंड्री वर्ड्स का मतलब होता है बेसिकली स्कोप, ठीक है? कुछ ऐसे ऑप्शंस होते हैं जो स्कोप को ब्रीच कर देते हैं, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन डिस्कस करना स्टार्ट कर देते हैं जो शायद आर्ग्यूमेंट में डिस्कस ही नहीं हुई है। ऐसे ऑप्शंस जो हैं वो आपके आंसर्स नहीं बन सकते। सो ऑथर्स रेयरली आर्ग्यू फॉर एक्सट्रीम और यूनिवर्सल क्लेम्स। एक चीज जो पैरा समरी क्वेश्चंस में देखी गई है, जो ऑथर का आर्ग्यूमेंट होता है, जो मैसेज होता है, इट इज रेयरली ऑन द एक्सट्रीम साइड ऑफ इट।
राइट। अधिकतर बार ऑथर का जो आर्ग्यूमेंट होता है वो काफी बैलेंस होता है, लेकिन कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो एक्सट्रीम होते हैं, वो आपके आंसर्स नहीं बन सकते। Eliminate options that use the word like always, in all cases, most cases में ऐसे words जिन options में आपको देखने को मिल रहे हैं वो आपके आंसर्स नहीं होते। Again, remember मैंने बोला in most cases. So ऐसे words you should always pay attention to such words. Always, all in all cases, inevitably ऐसे words जो है वो extremity को show करते हैं। ठीक है। Look for options that stay within the limits of what the paragraph actually claims. मेंटेन प्रॉपर प्रपोर्शन। सो प्रपोर्शन मतलब अगर ऑथर जो है वो ऑफन बोल रहा है, सो आपका ऑप्शन जो है वो ऑलवेज वाला नहीं हो सकता। सो प्रपोर्शन में रहना सीखिए। अ गुड समरी गिव्स वेट टू आइडियाज इन द सेम प्रपोर्शन एज इन द पैराग्राफ। आइडियाज जिस प्रपोर्शन में पैराग्राफ में डिस्कस किए गए हैं, एक अच्छी समरी जो है वो उसी प्रपोर्शन को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है। रिजेक्ट ऑप्शंस दैट ओवर एम्फसाइज एन एग्जांपल और अंडरप्ले अंडरप्ले अ स्ट्रांगली स्टेटेड आइडिया। एक स्ट्रांगली स्टेटेड आइडिया को अगर वो अंडरप्ले कर रहा है तो वो आपका आंसर फिर नहीं हो सकता। सो जिस प्रपोर्शन में वो ऊपर दिखाई दे रहा है उसी प्रपोर्शन में आपके ऑप्शंस भी होने चाहिए। एंड नीडलेस टू से नो न्यू इन्फॉर्मेशन। सो अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आपको ऑप्शन में दिखाई दे रही है जो ऊपर पैराग्राफ में नहीं है, इट कैन नॉट बी योर answer. And even if it sounds intelligent, याद रखिएगा। So basically, VA is your test against your biases। हम सब लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ सुना, एंड कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो हमारी थिंकिंग के साथ अलाइंड होते हैं, राइट। एंड दैट्स व्हेन दीज ऑप्शंस साउंड इंटेलिजेंट, बट वो ऑप्शंस जो है वो गलत होते हैं। सो इफ इट इज नॉट डिस्कस्ड इन द आर्ग्यूमेंट अबव, इट कैन नॉट बी योर आंसर इवन इफ इट साउंड्स इंटेलिजेंट, राइट। इट्स रॉन्ग। आगे देखते हैं। एंड प्रिजर्व द ऑथर्स टोन। ये एक एस्पेक्ट है जो काफी इंपॉर्टेंट है। यू नीड टू प्रिजर्व ऑथर्स टोन। ऑथर ने जिस टोन में बात कर रखी है आपका आंसर भी उसी टोन में आएगा। ठीक है। सो आइडेंटिफाई इफ द टोन इज न्यूट्रल, क्रिटिकल, कॉशियसली सपोर्टिव और बैलेंस्ड। एंड वैसा का वैसा ही ऑप्शन में आपको ढूंढना पड़ेगा। इफ टोन इज डिफरेंट इन ऑप्शन एंड इन द आर्ग्यूमेंट अबव, वो ऑप्शन आपका आंसर नहीं हो सकता, राइट। एलिमिनेट ऑप्शंस दैट टर्न अ कॉशियस व्यू इनटू सर्टेनिटी और न्यूट्रलिटी। ऊपर कॉशियस है, नीचे आप सर्टेन हो गए या फिर न्यूट्रल हो गए, it cannot be your answer. So tone has to match. आगे बढ़ने से पहले, so there's another video जो आप सब लोगों को देखना चाहिए। ये 2024 से स्लॉट 2 से DILR का एक पैसेज है जो मयूर सर ने डिस्कस किया हुआ है। सो इसी के साथ उसका लिंक जो है वो अटैच्ड है। इन केस अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है तो इस वीडियो के नीचे ही उसका लिंक भी आपको दिख जाएगा। एंड वहां पे मयूर सर ने डिस्कस किया है कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। देयर आर सम ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड, सो यू शुड डेफिनेटली वॉच द वीडियो एज वेल। आगे बढ़ते हैं। एलिमिनेटर्स। अब देखिए, एलिमिनेटर्स आर नो डिफरेंट। हमने अभी 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 जो पीछे रूल्स पढ़े, उन्हीं रूल्स को हम लोगों ने यहाँ पे एलिमिनेटर्स के फॉर्म में लिखा हुआ है। सो ऑप्शन एडिंग इंफॉर्मेशन नॉट प्रेजेंट इन द पैराग्राफ। पीछे हमने पढ़ा था नो न्यू इन्फॉर्मेशन, ये वही तो है। ऑप्शन एग्जैजरेटिंग और ओवर सिंप्लीफाइंग, so it is like extreme side of it, या फिर ओवर सिंप्लीफाई कर दिया, cannot be your answer. Options focusing on minor detail instead of the primary message. So पैसेज में प्राइमरी मैसेज को सपोर्ट करने के लिए कुछ एग्जांपल्स, कुछ माइनर डिटेल्स दे रखी है। अगर ऑप्शन प्राइमरी मैसेज को भूल के माइनर डिटेल्स पे फोकस कर रहा है, इट कैन नॉट बी योर आंसर। ठीक है। एंड ऑप्शन शिफ्टिंग टोन, अगेन हमने पीछे पढ़ा, टोन शुड बी सेम इन ऑप्शन एंड पैराग्राफ बोथ। एंड ऑप्शंस मार्किंग यूनिवर्सल क्लेम्स विदाउट सपोर्ट। ठीक है। सो it may sound intelligent, लेकिन if it's not supported by the paragraph above, it cannot be your answer. So मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने रखा हुआ है। इसके बाद मैं आपको एक्चुअल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाऊंगा। सो देयर आर टू एग्जाम्पल्स, उसके बाद फिर हम लोग एक्चुअल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है। सो देखिए क्या बोल रहा है। Most modern productivity tools claim to save time, yet studies show that workers often spend additional hours managing these very tools. जो मॉडर्न प्रोडक्टिविटी टूल्स है, दे क्लेम टू बी एफिशिएंट, लेकिन होता नहीं है। While they can streamline certain tasks, the constant notifications and updates tend to fragment attention, leading to reduced overall efficiency. कि भाई
Uh, कुछ टास्क स्ट्रीमलाइन हो जाते हैं, लेकिन जो इनके इतने सारे नोटिफिकेशंस होते हैं उससे अटेंशन डेफिसिट होता है, लीडिंग टू ओवरऑल inefficiency, right? So which of the option best summarizes? अब देखिए प्राइमरी मैसेज क्या है। प्राइमरी मैसेज, बिफोर यू मूव टू ऑप्शंस आप खुद खुद आइडेंटिफाई कीजिए कि प्राइमरी मैसेज क्या है। यहाँ पे प्राइमरी मैसेज ये है कि मॉडर्न टूल्स जो हैं दे क्लेम एफिशिएंसी, लेकिन ओवरऑल वो इनएफिशिएंट होता है। यही तो बता रखा है। उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ हमको दूसरी इंफॉर्मेशन दे रखी है कि नोटिफिकेशन से हमारा अटेंशन कम हो जाता है। सो दिस इज सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन। अब जहां पे आपको ये दिखाई दे दैट टूल्स क्लेम एफिशिएंसी आर एक्चुअली इनएफिशिएंट, दैट्स योर आंसर। So productivity tools improve efficiency only when used when used sparingly. So उसे sparingly use करना चाहिए, ऐसा तो कुछ आर्ग्यूमेंट में डिस्कस ही नहीं हुआ। अगर डिस्कस नहीं हुआ, it's not going to be your answer as well. Second, productivity tools often create inefficiencies despite promising to save time. So despite promising to save time, productivity tools often create inefficiency. अब देखिए, जिस पार्ट में आई मीन जिस प्रपोर्शन में ऊपर बात कर रखी है, मोस्ट मॉडर्न प्रोडक्टिविटी टूल्स, इट डज नॉट टॉक अबाउट ऑल मॉडर्न प्रोडक्टिविटी टूल्स, इट टॉक्स अबाउट मोस्ट। सिमिलरली देखो उसी प्रपोर्शन में आपको दिखेगा प्रोडक्टिविटी टूल्स ऑफन क्रिएट, ऑफन, राइट? सो मोस्ट एंड ऑफन सेम प्रपोर्शन में आपको दिख रहे होंगे, दैट्स योर आंसर। सो प्रपोर्शन जो है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए, ज्यादा अगर प्रपोर्शन होगा तो वो आपका आंसर नहीं बनेगा, राइट? वर्कर्स वेस्ट टाइम ड्यू टू कांस्टेंट नोटिफिकेशंस फ्रॉम डिजिटल टूल्स। अब देखो ये फ्रेगमेंट अटेंशन की बारे में फोकस करने लग गया। सो वहां पे ये एक सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन थी। वो कह रहा था कि टूल्स प्रॉमिस टू बी एफिशिएंट बट दे आर इनएफिशिएंट बिकॉज नोटिफिकेशन से अटेंशन कम होता है। सो बिकॉज नोटिफिकेशन से अटेंशन कम होता है, वो क्या है, सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन है। तो ये सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन पे फोकस कर रहा है, इट्स नॉट योर आंसर। प्राइमरी मैसेज ये नहीं था। एंड मॉडर्न वर्कर्स रिलाई टू मच ऑन डिजिटल टूल्स टू मैनेज सिंपल टास्क। वो कितना रिलाई करता है इसके बारे में तो बात भी नहीं की हुई है। सो दिस इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द आर्ग्यूमेंट, सो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। आई होप आपको ये समझ में आया, ठीक है? अगेन देयर इज अनदर एग्जांपल, लेट्स लुक एट दिस वन। सो वो क्या बोल रहा है? एफर्ट्स टू प्रिडिक्ट earthquakes have advanced, yet scientists remain cautious. While certain patterns offer clues, they rarely provide the precision needed for actionable warnings. Efforts to predict earthquakes have advanced, yet scientists remain cautious. कुछ पैटर्न्स जो हैं वो क्लूज ऑफर करते हैं, दे rarely provide the precision needed for actionable warnings. As a result, researchers focus more on improving structural resilience rather than forecasting exact events. ठीक है? सो ये जो बेसिकली टूल्स हैं, ये कुछ जगहों पे क्लूज ऑफर करते हैं लेकिन प्रिसिजन नहीं मिलता इनसे, एंड इसलिए रेजिलियंस पे साइंटिस्ट फोकस करते हैं। दैट्स द प्राइमरी मैसेज। जो भी ऑप्शन ये बात करेगा, that's going to be your answer. Earthquake prediction remains highly unreliable. Now look, highly unreliable. यहां पे ओवर सिंप्लीफाई कर दिया इसको। ऐसा नहीं बोला कि वो हाईली अनरिलायबल है, राइट? सो ओवर सिंप्लीफिकेशन की वजह से ऑप्शन ए गलत है। सेकंड, साइंटिस्ट बिलीव earthquake prediction will soon reach actionable precision. वहां पे उल्टा हो रहा है। साइंटिस्ट को कुछ क्लूज मिल पाते हैं बट प्रिसिजन नहीं मिल पाता, एंड दैट्स व्हाई दे फोकस मोर ऑन रेजिलियंस रादर देन प्रिडिक्टिंग द एग्जैक्ट इवेंट। सो यहां पे बोला प्रिडिक्शन विल सून रीच एक्शनेबल प्रिसिजन। सो ये तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि आपने गेस किया, ठीक है, बट आर्ग्यूमेंट तो क्लेम नहीं कर रहा। सो ये गलत है। Because prediction is imprecise, researchers emphasize strengthening infrastructure. क्योंकि prediction imprecise है, सही बात है, कहीं कहीं पे क्लूज ऑफर करता है लेकिन प्रिसिजन नहीं है। सो प्रिसिजन प्रिडिक्शन जो है इम्प्रिसाइज है। रिसर्चर्स एम्फेसाइज स्ट्रेंथनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, काफी क्लोज लग रहा है। एक बार के लिए इसको रखते हैं, ठीक है? सारे ऑप्शंस पढ़ा कीजिए। स्ट्रक्चरल रेजिलियंस हैज बिकम मोर इंपॉर्टेंट देन अंडरस्टैंडिंग अर्थक्वेक। कि भाई रेजिलियंस जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, मोर इंपॉर्टेंट देन अंडरस्टैंडिंग अर्थक्वेक। भाई अर्थक्वेक को समझना भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऐसा तो कहीं पे नहीं बोला कि रेजिलियंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर अंडरस्टैंडिंग अर्थक्वेक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट वाज अबाउट predicting events. It's actually not about understanding earthquakes, right? So it is about
predicting earthquakes, not understanding earthquakes. तो ये तो वैसे भी गलत हो गया. So the correct answer for this one was option C. क्लोज ऑप्शंस यहाँ पे सी एंड डी थे. डी अब क्यों गलत है वो मैंने आपको बता दिया. सो एक एक वर्ड जो है यहाँ पे मैटर करता है. नाउ आई एम गोइंग टू टेक यू टू कैट पी वाई क्यू. ये कैट पी वाई क्यू मैंने आपके सामने रखा हुआ है. मैंने आपको बताया था अप्रोक्स 100 वर्ड्स का एक आर्ग्यूमेंट होता है. लैंग्वेज थोड़ा सा अपर लेवल पे आप कह सकते हैं एज कंपेयर टू प्रीवियस एग्जाम्पल्स. बट इसको एक बार पढ़िए एंड फिर मैं डिस्कस करता हूं आपके साथ. इनफैक्ट आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप एक बार इसको पॉज कर सकते हैं. आप इसको पढ़ के अपने आप सॉल्व कीजिए एंड व्हेन यू हैव सॉल्व्ड इट आप उसके बाद वीडियो को प्ले कीजिए एंड सोल्यूशन देखिए. मैं जब तक यहां से आगे बढ़ता हूं. So, बोल रहा है, a recent study published in Proceedings of National Academy of Sciences has shown that high-level mathematical reasoning rests on a set of brain areas that do not overlap with classical left hemisphere regions involved in verbal semantics. So, एक स्टडी पब्लिश हुई थी. उस स्टडी में ये कहा गया था that high-level mathematical reasoning जो है it rests on a set of brain areas जो overlap नहीं करते हैं with left hemisphere जो language में involved होता है. Instead, all domains of mathematics tested recruit a bilateral network of prefrontal, parietal, and inferior temporal regions, which is also activated when mathematicians or non-mathematicians recognize and manipulate numbers mentally. So, जब non-mathematicians भी numbers को mentally manipulate करते हैं, so ये वाला area जो है वो activate हो जाता है. These results suggest that high level mathematical thinking makes minimal use of language areas, which are those areas, left hemisphere regions, and instead recruits circuits initially involved in space and number. This result may explain why knowledge of number and space during early childhood predicts mathematical achievement. And यही चीज दिखाती है कि अगर आपके पास नॉलेज ऑफ नंबर एंड स्पेस वो ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड एंड इट प्रिडिक्ट्स मैथमेटिकल अचीवमेंट कि आप मैथमेटिकली अचीव कर सकते हो. राइट. सो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं. हाई लेवल मैथमेटिकल एक्सपर्टीज एंड बेसिक नंबर सेंस शेयर कॉमन रूट्स इन नॉन लिंग्विस्टिक ब्रेन सर्किट. High level mathematical expertise and basic number sense share common roots in non-linguistic brain circuit. काफी क्लोज लग रहा है यार. क्यों? क्योंकि मैथमेटिकल एक्सपर्टीज जो है वो लेफ्ट हेमिस्फेयर को छोड़ के बाकी जो एरियाज है वहां से आती है. एंड बेसिक नंबर सेंस जो है उसका भी रिलेशन जो है इसी एरिया से है. सो काफी क्लोज लग रहा है. एक बार के लिए इसको रखते हैं. regardless of domain algebra, regardless of domain algebra, analysis, geometry, or topology, mathematicians recognize and manipulate numbers mentally. ये बता रहा है कि मैथमेटिशियंस जो है वो नंबर्स को मेंटली मैनिपुलेट करते हैं. बट द आइडिया वाज नॉट अबाउट मैनिपुलेटिंग नंबर्स मेंटली. द आइडिया वाज कि अगर कोई मैथमेटिकल जीनियस है तो ब्रेन का कौन सा एरिया जो है वो वर्क करता है उसके लिए. आइडिया यही था. बट it does not talk about that idea. It talks about how mathematicians manipulate numbers. आंसर इज मेंटली. सो ये तो ऑप्शन आपका आंसर हो ही नहीं सकता. क्लासिक लेफ्ट हेमिस्फेयर रीजन्स इन्वॉल्व इन वर्बल सेमेंटिक्स आर नॉट एज वेल डेवलप्ड इन मैथमेटिशियंस एज ब्रेन एरियाज इन्वॉल्विंग नंबर्स एंड स्पेस. सो बेसिकली ये बोल रहा है कि जो मैथमेटिशियंस होते हैं उसमें ये लेफ्ट हेमिस्फेयर वाला जो रीजन है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होता. या हो सकता है वो डेवलप्ड हो बट वो डोमिनेंट ना हो. एंड वो डोमिनेंट जो है वो दूसरे ये वाले प्री फ्रंटल, पेरिटल एंड इंफीरियर टेम्पोरल रीजन्स हो तभी तो वो मैथमेटिशियन है. नहीं तो अगर डोमिनेंट लेफ्ट हेमिस्फीयर होता तो वो शायद वो फिर सेमेंटिक्स और लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ करता. सो यहाँ पे वो बोल रहा है कि ये वाले आई मीन लैंग्वेज वाला एरिया प्रॉपर्ली डेवलप नहीं है. ऐसा तो कुछ बोला हुआ नहीं है कि वो डेवलप नहीं होता. सो ये भी गलत हो गया. एंड delta, mathematical achievement of an individual can be predicted based on his knowledge of numbers. Mathematical achievement of an individual can be predicted based on his knowledge of numbers, space and language during childhood. काफी क्लोज है. बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि mathematical achievement can be predicted based on his knowledge of language during childhood.
but then language was not responsible for mathematical achievement. Rather, knowledge of number and space was responsible for mathematical achievement क्योंकि उसी से ही हम वो predict कर सकते थे. And that is why ये गलत है. एक वर्ड की वजह से language during childhood, इसकी वजह से ये ऑप्शन जो है वो गलत हो गया. Otherwise, it was a very close option. So the correct answer for this one is option A. High level mathematical expertise and basic number sense share common roots in non-linguistic brain circuit. आई होप आपको ये समझ में आया. सो दिस वॉज कैट पी वाई क्यू. कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं. एंड पी वाई क्यू टू, देखिए ये क्या बोल रहा है. अगेन सेम थिंग, आपको 1 मिनट इसको पॉज करके आप अपने आप इसको पढ़ लीजिए एंड आंसर मार्क कर लीजिए एंड उसके बाद फिर आप वीडियो को प्ले कीजिएगा. मीन मैं आगे यहाँ पे बढ़ रहा हूँ. Journalism may never have been as public spirited as an enterprise as editors and writers like to think it was. Journalism कभी भी public spirited इतना नहीं था जितना writers and editors को लगता है कि वो है. Yet the myth mattered. बावजूद इसके ये myth जो है it mattered. It pushed journalism to challenge power. It made journalists loath to bend to the whims of their audience. जर्नलिस्ट हमेशा सच बोलते थे, ना कि वो जो ऑडियंस को चाहिए था. इट प्रोवाइडेड अ क्रूशियल सेंस ऑफ डिटैचमेंट. द न्यू जनरेशन ऑफ मीडिया जायंट्स दैट डोमिनेट्स जर्नलिज्म टुडे हैज नो पेशेंस फॉर ओल्ड ईथोस. पुरानी वैल्यूज की कोई जगह नहीं है. It's not that these companies don't have aspiration towards journalistic greatness. ऐसा नहीं है कि ये journalistic greatness नहीं achieve करना चाहते हैं, चाहते हैं. BuzzFeed, Vice, and the Huffington Post invest in excellent reporting and employ first-rate journalists, and they have produced some of the most memorable pieces of investigative journalism in this century. But in the pursuit of audience, they've allowed the endless feedback loop of web. So, बोल रहा है कि वो ऑडियंस को परस्यू करने के चक्कर में they've allowed endless feedback loop of the web to shape their editorial sensibility and determine their editorial investments. ऑडियंस के चक्कर में कि ऑडियंस को क्या चाहिए, इसके चक्कर में they have it has shaped their editorial sensibility and editorial investments कि वो कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं टाइम. The belief that editorial insight can be engineered with the help of audience feedback loops has eroded the very nature of journalism. अब देखिए, the belief that editorial insight can be engineered. एडिटोरियल इंसाइट को कभी भी इंजीनियर करने का ऑब्जेक्टिव यहाँ पे था ही नहीं. ठीक है. इट बेसिकली ये जो न्यू जनरेशन ऑफ मीडिया जाइंट्स हैं, दे चेज ऑडियंस की ऑडियंस को क्या चाहिए एंड वैसा एडिटोरियल उनको दे दो. बट एन एडिटोरियल इंसाइट इट रिमेन्स independent of what audience wants. It's just that editorial type and editorial genre शायद change हो सकता है, but insights can never be changed. So ये इस वजह से गलत हो गया. The ethos of detachment and social consciousness that marked journalism earlier has been progressively eroded by relentless pursuit of audience by media giants. Ethos of detachment and social consciousness that marked journalism earlier has been progressively eroded by relentless pursuit of audience by media giants. So basically, जो old ethos of detachment था, वो progressively erode हम लोग करते जा रहे हैं, by relentless pursuit of audience. Close लग रहा है. एक बार के लिए इसको रखते हैं यहाँ पे. By playing to audience, media giants have engulfed journalism today, have shattered the myth of detachment. So basically, audience को chase करते हुए उन्होंने myth of detachment को shatter कर दिया, और ये actually detachment एक myth है, right? बोल रहा है ना, yet the myth mattered. So है तो ये एक myth. आगे बोल रहा है myth of detachment and compromise editorial sensibility. उससे editorial sensibility जो है वो भी compromise हुई है. ये भी काफी close है. And D, the steady rise in role of media giants in journalism and their strategic pursuit of audience has had a damaging effect on the quality of journalism and its ethos. Journalism का जो quality है वो degrade हो गया है. ऐसा कुछ बोला नहीं है, ये ओवर सिंप्लीफिकेशन है. अब अगर मैं बात करूं बी एंड सी में से, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. व्हाई?
देखो ऑप्शन सी में वो सारी चीजें प्रेजेंट है जो ऊपर है। सबसे बड़ी बात, डिटैचमेंट एक्चुअली में है नहीं, बट इट इज जस्ट अ मिथ जो आपको ऑप्शन सी में बता रखा है। बी क्यों गलत है? द ethos of detachment and social consciousness that marked journalism, बट क्या जर्नलिज्म पहले वाकई में डिटैचमेंट था जर्नलिज्म में? नहीं, इट वॉज द मिथ ऑफ डिटैचमेंट, क्योंकि बोल रखा है जर्नलिज्म में नेवर हैव बीन एज पब्लिक स्पिरिटेड एज राइटर्स थॉट इट वाज। बट ये जो मिथ है ये मैटर किया, एंड उनको लगता था कि वो डिटैच्ड है, वो भी एक मिथ था। ठीक है, सो बेसिकली जर्नलिज्म में पहले कभी डिटैचमेंट था ही नहीं। जर्नलिज्म में पहले डिटैचमेंट का मिथ था जो आपको ऑप्शन सी में बता रखा है। दैट इज वाई ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया। सो देखिए, अगर आप इंटरप्रेट अच्छे से कर पाते हैं तो ये क्वेश्चंस ऐसे हैं दैट ऐड ग्रेटली टू योर परसेंटाइल, एंड ओवरऑल आपका स्कोर जो है, कैट का स्कोर जो है वो इम्प्रूव होता है बाय अ फ्यू परसेंटाइल्स, विच इज अ ग्रेट नंबर, क्योंकि वहां पे एक कॉलेज ऊपर मूव कर सकते हैं आप। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैंने पीवाई क्यूज के थ्रू आपको दिखाया कि कैसे इनको सॉल्व करना है। सो अगेन सिमिलरली मयूर सर ने भी पीवाईक्यू के थ्रू ये डीआईएलआर में क्वेश्चन दिखाया हुआ है। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू गो टू दीज क्वेश्चंस एंड आप सीखे कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। मेरी तरफ से आज इतना ही। थैंक यू ऑल, यू ऑल हैव अ वंडरफुल डे अहेड। थैंक यू।